हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 9। आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा। परंतु ये तब की बात थी जब वो ड्रेको मैल्फॉय से नहीं मिला था। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नाग शक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काढ़े की ही क्लास में बैठते थे, इसलिए उनका मैल्फॉय से ज्यादा पाला नहीं पड़ता था, या कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गरुड़ द्वार के हॉल में लगा वो नोटिस नहीं दिखा जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी और गरुड़ द्वार और नाग शक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखेंगे। हैरी ने उदास होकर कहा, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि मैं मैल्फॉय के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उड़ना सीखने के लिए वो जितना बेताब था, उतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था। रॉन ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे। मैं जानता हूं कि मेलफॉय हमेशा डींगे हाँकता रहता है कि वो कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वो फेंकता है। ये सच था कि मेलफॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था। वो जोर जोर से शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। इसके साथ ही वो शेखी बघारने वाली लंबी कहानियां सुनाया करता था, जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती थी कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे मगलुओं से किस तरह बाल बाल बचा। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकेला विद्यार्थी नहीं था। सीमस फेनिगन भी कहता फिरता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया था। यहाँ तक कि रॉन भी हर उस आदमी को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार होता था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वो एक हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। फुटबॉल को लेकर रॉन की डीन थॉमस से पहले ही काफी लंबी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में सोता था। रॉन की समझ में नहीं आता था कि ऐसे खेल में भला क्या मजा आ सकता है जिसमें सिर्फ एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत ना हो। हैरी ने देखा था कि डीन की वेस्ट हैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो अपनी जगह से हिलें। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। मन में हैरी को लगता था कि उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ काफी दुर्घटनाएं होती रहती थीं। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतना ही घबरा रही थी जितना कि नेविल। ये एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने सबको बहुत बोर किया। वो उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी, जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब क्विडिच शुरुआत से आज तक से सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को ध्यान लगाकर सुन रहा था। वो हर वो चीज जानने के लिए उतावला था जो बाद में जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी हेल्प कर सके। लेकिन बाकी सब लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक के आने से हरमाइनी का लेक्चर खत्म हो गया। हैग्रिड की चिट्ठी मिलने के बाद से हैरी के नाम कोई चिट्ठी नहीं आई थी और मेलफॉय ने जल्दी ही ये बात भांप ली थी। मेलफॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लेकर आता था, जिनको वो नाग शक्ति की टेबल पर शान झाड़ते हुए खोलता था। एक करेल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने रोमांचित होकर उसे खोला। पैकेट में से बड़े कंचे के आकार की कांच की एक गेंद निकली, जिसमें सफेद धुआं भरा हुआ था। उसने सबको वो गेंद दिखाई। फिर उसने बताया, इसे कहते हैं भूल न जाना। दादी जानती हैं कि मुझे भूलने की आदत है। ये गेंद आपको बताती है कि कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। देखो, इसे इस तरह से कसकर पकड़ते हैं और अगर ये लाल हो जाए तो ओह! कहते-कहते उसका चेहरा लटक गया, क्योंकि भूल ना जाना गेंद अचानक लाल हो गई थी। तुम कुछ भूल गए हो। नेविल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल गया था। तभी ड्रेको मैल्फॉय ने, जो गरुड़ द्वार की टेबल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से उसका वो भूल ना जाना छीन लिया। हैरी और रॉन एकदम से उछलकर खड़े हो गए। वे लोग मैल्फॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल, जो स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्याओं को भांप सकती थीं, पलक झपकते ही वहां पर आ गईं। क्या हो रहा है? मेलफॉय ने मेरा भूलना जाना ले लिया है प्रोफेसर। गुस्से से घूरते हुए मेलफॉय ने
भूल न जाना को एक बार फिर टेबल पर जल्दी से गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा, और फिर क्रैब और गॉयल के साथ वो वहां से खिसक लिया। उस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और गरुड़ द्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैदान में पहुंचे, जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास लगने वाली थी। मौसम साफ था, हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट चट की आवाज कर रही थी। वे लोग ढलवां मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बढ़े, जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था, जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीन पर रखी थीं। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं ज्यादा अच्छी नहीं थीं, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें से कुछ हिलने लगती थीं या फिर हमेशा थोड़ी बाईं तरफ उड़ती थीं। तभी उनकी टीचर मैडम हूच आ गईं। उनके बाल छोटे और भूरे थे और उनकी पीली आंखें बाज जैसी थीं। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तो इंतजार किस बात का है? तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। ये पुरानी थी और उसमें से कुछ शाखाएं कहीं कहीं बाहर निकल रही थीं। मैडम हूच ने आगे कहा, अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ और बोलो, ऊपर। सारे बच्चे चिल्लाए, ऊपर। हैरी की झाड़ू तुरंत कूदकर उसके हाथों में आ गई, लेकिन बाकी बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया था। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू जमीन पर सिर्फ लुढ़क कर रह गई और नेविल की तो बिल्कुल हिली तक नहीं। हैरी ने सोचा, शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती हैं कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज की थरथराहट साफ बता रही थी कि वो अपने पैर जमीन पर ही रखना चाहता था। मैडम हूच ने उन्हें बताया कि किस तरह से झाड़ू पर चढ़ा जाए, ताकि वो दूसरे सिरे से फिसल ना जाए, और इसके बाद वो इधर से उधर घूमकर उन्हें झाड़ू पकड़ने का सही तरीका सिखाती रहीं। जब मैडम हूच ने मेलफॉय को बताया कि वो कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा था, तो हैरी और रॉन को तो मजा ही आ गया। मैडम हूच ने कहा, अब जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछलना, अपनी झाड़ू सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर आना। मेरी सीटी बजते ही 3, 2। लेकिन नेविल तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा हुआ था कि उसने मैडम हूच की सीटी के उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिए। वापस आ जाओ लड़के, मैडम हूच चिल्लाईं। लेकिन नेविल तो बॉटल से निकले कॉर्क की तरह सीधे ऊपर उठ रहा था। 12 फुट, 20 फुट। हैरी ने देखा कि जमीन से दूर होते देखकर नेविल का डरा हुआ चेहरा सफेद पड़ गया था। उसका मुंह खुला हुआ था। फिर वो अपनी झाड़ू पर से फिसला और धम, एक जोरदार आवाज हुई। एक धमाका, और नेविल घास पर किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरफ चली जा रही थी और फिर वो आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी और नजरों से ओझल हो गई। मैडम हूच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी उतना ही सफेद हो गया जितना नेविल का था। हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना, कलाई की हड्डी टूट गई है। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ है, उठो। फिर वो बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। इन झाड़ुओं को तुम वहीं पड़े रहने दोगे जहां वो हैं, वरना क्विडिच शब्द बोल पाओ उससे पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर नजर आओगे। समझे? चलो बच्चे। नेविल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। वो मैडम हूच के साथ लंगड़ाते हुए चल दिया। मैडम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था। जैसे ही वे लोग इतनी दूर पहुंचे कि आवाज ना सुन पाए, तो मेलफॉय ने ठहाका लगाया, "हा, तुमने उस मोटे का चेहरा देखा?" नाग शक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे। पार्वती पाटिल ने कड़वाहट से कहा, चुप रहो मेलफॉय। हाँ हाँ, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पार्किंसन नाम की सख्त चेहरे वाली नाग शक्ति की लड़की ने कहा, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती। अरे ये देखो, मेलफॉय ने आगे की तरफ झपटकर घास में से कुछ उठाते हुए कहा, ये रही वो बेवकूफी भरी चीज जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने भूल न जाना को ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगा। हैरी ने धीरे से कहा, मेलफॉय, इसे मुझे दे दो। सब बच्चे चुप होकर उन दोनों को देखने लगे।
मेलफॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं सोचता हूँ इसे किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्ग बॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो ड्रैको, हैरी चिल्लाया। लेकिन मेलफॉय तब तक अपनी जादुई झाड़ू पर कूदकर चढ़ गया था और ऊपर उड़ने लगा था। वो वाकई झूठ नहीं बोल रहा था। वो अच्छी तरह से उड़ सकता था। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों के बराबर पहुंच जाने के बाद उसने कहा, आओ और इसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई, नहीं हैरी, मैडम हूच ने हमसे कहा है कि हम हिलें भी नहीं। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात सुनी नहीं। उसके कानों में खून की गर्मी चढ़ी हुई थी। वो अपनी झाड़ू पर चढ़ा और उसने जमीन पर तेजी से पैर मारे। फिर वो ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया। हवा उसके बालों के बीच से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे ये एहसास हुआ कि कोई चीज तो थी जो वो बिना सिखाए कर सकता था। ये बहुत ही आसान था, एकदम अद्भुत। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थीं, और रॉन की प्रशंसा भरी शाबाशी भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मेलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। मेलफॉय को काटो तो खून नहीं था। हैरी ने उससे कहा, इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ओह, ऐसा क्या? मेलफॉय ने व्यंग्य से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो चिंता में था। हैरी न जाने कैसे ये जानता था कि उसे क्या करना है। वो आगे झुका। अपने दोनों हाथों से झाड़ू को उसने कसकर पकड़ा और किसी भाले की तरह मेलफॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मेलफॉय समय रहते उसके रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया। नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे। मेलफॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गॉयल नहीं है, ये याद रखना, हैरी ने कहा। और यही विचार मेलफॉय के मन में भी आ रहा था। वो चिल्लाया, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। फिर उसने कांच की उस गेंद को हवा में ऊपर उछाल दिया और तेजी से जमीन पर लौट गया। हैरी ने जैसे धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी और फिर वो नीचे गिरने लगी। वो आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वो तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। देखने वालों की चीखें उसे सुनाई दे रही थीं। उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से बस 1 फुट ऊपर गेंद को पकड़ लिया। समय रहते उसने अपनी झाड़ू को सीधा किया और फिर घास पर हल्के से लुढ़क गया। भूल न जाना उसकी मुट्ठी में एकदम सुरक्षित था। हैरी पॉटर! जितनी तेजी से हैरी ने गोता लगाया था, उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से जैसे डूब सा गया। उसका नाम चिल्लाते हुए प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर उठ खड़ा हुआ। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल सदमे के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। ये उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। तुम चुप रहो मिस पाटिल। लेकिन मैलफॉय। रहने दो मिस्टर वीजली। पॉटर, तुम मेरे पीछे आओ भी। हैरी ने चलते चलते मेलफॉय, क्रैब और गॉयल के चेहरों पर विजयी मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैकगोनागल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे था। वो जानता था कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन लग रहा था जैसे उसकी आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि वो स्कूल में 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। अब से 10 मिनट बाद वो अपना ट्रंक पैक कर रहा होगा। जब वो डर्सली परिवार की चौखट पर फिर से पहुंचेगा तो वो लोग उसका किस तरह से मजाक उड़ाएंगे। वो सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने के बाद संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। लेकिन इस बीच प्रोफेसर ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्होंने झटका देकर दरवाजों को खोला और गलियारों में तेजी से आगे बढ़ती रहीं। हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा। शायद वे उसे डंबलडोर के पास ले जा रही थीं। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर रखवाले के रूप में वहां रहने भी दिया गया था।
शायद वो भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनकर वहां रह पाए। उसके पेट में मरोड़ से उठने लगे जब उसने ये कल्पना की कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वो हैग्रिड का बैग टांग कर मैदान में इधर से उधर घूम रहा है। एक क्लासरूम के बाहर जाकर प्रोफेसर मैगोनागल रुक गईं। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर डाला। माफ कीजिएगा प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने हैरानी से सोचा, क्या ये वुड कोई लकड़ी थी जिससे वे उसकी पिटाई करना चाहती थीं? लेकिन असल में वुड फिफ्थ ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला जो फ्लिटविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा, और वो तीनों गलियारे में चल पड़े। वुड हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर आओ, यहाँ पर। प्रोफेसर ने उन लोगों को एक क्लासरूम दिखाया जो खाली था, सिवाय पीव्स के, जो ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था। प्रोफेसर चिल्लाई, पीव्स, बाहर निकलो। पीव्स ने कूड़ेदान में चौक फेंकी, जिसकी तेज आवाज आई, और इसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और उन दोनों की तरफ देखा। पॉटर, ये ओलिवर वुड है। और वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जहां पहले आश्चर्य था, वहां अचानक से खुशी दिखने लगी। आप सच कह रही हैं प्रोफेसर? बिल्कुल। इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। क्या ये जादुई झाड़ू पर चढ़ने का तुम्हारा पहला मौका था, पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था, लेकिन अब उसे इतना जरूर लग रहा था कि शायद उसे निकाला नहीं जाएगा। इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी जान लौट आई। प्रोफेसर मैगोनागल ने वुड को बताया, इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे खरोंच तक नहीं आई। ऐसा तो चार्ली वीजली भी नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सारे सपने एक साथ सच हो चुके थे। उसने रोमांच भरे स्वर में पूछा, कभी क्विडिच का मैच देखा है, पॉटर? वुड गरुड़ द्वार टीम का कैप्टन है, प्रोफेसर मैगोनागल ने हैरी को बताया। वुड ने उसे चारों तरफ से देखते हुए कहा, इसका शरीर भी एकदम खोजी की तरह है प्रोफेसर, एकदम चपल फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी। मेरे ख्याल से निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7। मैं प्रोफेसर डंबलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम फर्स्ट ईयर के नियम में ढील दे सकते हैं। ईश्वर जानता है, हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नाग शक्ति ने हमें रौंद डाला था और मैं कई हफ्ते तक सेवरस स्नेप से नजरें नहीं मिला पाई थी। फिर प्रोफेसर ने अपने चश्मे के ऊपर से हैरी को घूरा और बोली, मैं ये सुनना चाहूंगी हैरी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल लूंगी। फिर अचानक वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे डैडी को तुम पर गर्व होता। वो खुद बहुत अच्छे क्विडिच खिलाड़ी थे। भाग 2। तुम मजाक कर रहे हो? ये डिनर के टाइम की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा बताया था कि प्रोफेसर मैगोनागल के साथ मैदान से जाने के बाद क्या हुआ था। रॉन के हाथ में स्टीक और किडनी भरी कचौरी का टुकड़ा था, जिसे वो मुंह की तरफ आधी दूरी तक तो ले गया था, लेकिन अब वो उसके बारे में भूल चुका था। उसने कहा, खोजी? लेकिन फर्स्ट ईयर के खिलाड़ी को तो कभी भी खोजी नहीं बनाया जाता। तुम सबसे कम उम्र के हाउस खिलाड़ी होंगे, करीब। हाँ, मुझे पता है रॉन, करीब 100 साल में। वुड ने मुझे बताया था। रॉन इतना आश्चर्य में था, इतना प्रभावित, कि वो बस बैठा रहा और हैरी का मुंह ताकता रहा। मुझे अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू करनी है, लेकिन किसी को बताना मत। वुड इस बात को सबसे छुपा कर रखना चाहता है, हैरी ने कहा। तभी फ्रेड और जॉर्ज वीजली हॉल में आए। हैरी को देखकर वो जल्दी से उसके पास आ गए। जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा, शाबाश, वुड ने हमें बताया है। हम भी तो टीम में हैं, हम मारक हैं। फ्रेड ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, इस साल हम लोग के तौर पर क्विडिच कप जीतने वाले हैं। जब से चार्ली गया है तब से हम नहीं जीते, लेकिन इस साल की टीम बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा खेल वाकई अच्छा होगा हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते टाइम वुड करीब करीब कूद रहा था। बहरहाल अभी तो हमें कहीं जाना है। ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर जाने का एक नया खुफिया रास्ता खोजा है। अरे शर्त लगा लो, ये ग्रेगरी चापलूस की मूर्ति के पीछे वाला रास्ता होगा, जिसे हमने अपने पहले ही हफ्ते में खोज लिया था। चलो अच्छा, फिर मिलेंगे।
फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि एक ऐसा व्यक्ति वहां आया जिसका वहां पर बिल्कुल भी स्वागत नहीं हो सकता था। ये था मेलफॉय। उसके एक तरफ क्रैब था और दूसरी तरफ गॉयल। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम मगलों के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो? हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया। जमीन पर वापस लौटने के बाद तुम ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे दोनों छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। अब जाहिर है कि क्रैब और गॉयल कहीं से छोटे नहीं थे, लेकिन क्योंकि हाई टेबल टीचरों से भरी हुई थी, इसलिए दोनों में से कोई भी अपनी उंगलियां चटकाने और कहर ढाने वाली नजरों से एक दूसरे को देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मेलफॉय ने कहा, मैं तुमसे किसी भी टाइम अकेले ही निपट सकता हूं, अगर तुम चाहो तो आज रात को ही। जादूगरों वाली लड़ाई, सिर्फ छड़ियों से, शरीर से एक दूसरे को छुए बिना। क्यों, क्या हुआ? पहले कभी जादूगरों की लड़ाई के बारे में सुना नहीं, है ना? अरे ऐसे कैसे नहीं सुना? मैं उसका साथी रहूंगा और तुम्हारा कौन रहेगा? रॉन ने पलटवार करते हुए कहा। मेलफॉय ने क्रैब और गॉयल की तरफ देखा और नजरों ही नजरों में उन्हें तौला। फिर उसने कहा, क्रैब, तो आधी रात का टाइम ठीक है? हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, वो हमेशा खुला रहता है। जब मेलफॉय चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था रॉन, कि तुम मेरे साथ ही रहोगे? अरे हैरी, साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ना जारी रखता है, रॉन ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। और फिर अपनी ठंडी कचौरी फिर से खानी शुरू की। हैरी के चेहरे के भावों को देखते हुए उसने तुरंत कहा, अरे लेकिन लोग सिर्फ सचमुच वाली लड़ाई में मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मेलफॉय तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियां ही निकाल पाओगे। तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि एक दूसरे को सचमुच नुकसान पहुंचा सके। वैसे ये बात मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उसे पूरी उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। लेकिन रॉन, अगर मैंने अपनी छड़ी घुमाई और कुछ नहीं हुआ तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने सुझाव दिया। एक्सक्यूज मी, ये कहने वाली थी हरमायनी ग्रेंजर। रॉन ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, क्या है? क्या कोई इस जगह शांति से खा भी नहीं सकता? हरमायनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए हैरी से कहा, ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया कि तुम्हारे और मेलफॉय के बीच क्या बातें हुई हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें रात के टाइम स्कूल में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम पकड़े गए तो गरुड़ द्वार के पॉइंट कम हो जाएंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तो तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत ही स्वार्थी हो, और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हैरी ने कहा। बस हो गई तुम्हारी बात, गुड बाय, रॉन ने भी कहा। भाग 3। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा, जब वो डीन और सीमस के खर्राटे सुन रहा था। नेविल अभी तक हॉस्पिटल से नहीं लौटा था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह देता रहा था, जैसे, अगर वो तुम्हें श्राप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि तुम झुक जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि श्राप से कैसे बचा जाता है। इस बात की भी काफी संभावना थी कि फेल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को लग रहा था कि वो अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था, और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मेलफॉय का हंसी उड़ाता चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। आमने सामने की लड़ाई में उसे हराने का ये बहुत ही सुनहरा मौका था, और हैरी इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए, बेहतर होगा कि हम चल दें, आखिरकार रॉन बुदबुदाया। दोनों ने अपने ड्रेसिंग गाउन पहने, अपनी छड़ियां उठाईं और धीमे से टॉवर रूम पार किया। घुमावदार सीढ़ियां उतरते हुए वो गरुड़ द्वार के हॉल में आ गए। अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे से लग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायाओं की तरह दिख रही थीं। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके सबसे पास वाली कुर्सी से एक आवाज आई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो हैरी। एक लैंप हिलता हुआ नजर आया। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। रॉन ने गुस्से से कहा, तुम फिर आ गई? सोने जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था। पर्सी प्रीफेक्ट है, वो इसे रोक सकता है, हरमाइनी ने पलटकर कहा। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी टांग कैसे अड़ा सकता था। उसने रॉन से कहा, चलो।
फिर उसने मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में से उतर गया। लेकिन हरमाइनी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के छेद में से उतरकर रॉन के पीछे पीछे आ गई और किसी गुस्सैल बतख की तरह आवाजें निकालती रही। क्या तुम्हें गरुड़ द्वार की कोई परवाह नहीं है? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। मैं नहीं चाहती कि नाग शक्ति हाउस कप जीत जाए। तुम लोग वो सारे पॉइंट गंवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैगोनागल से हासिल किए थे। अरे यार, अब जाओ भी। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। कल जब तुम घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद करना कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग भी ना कितने। लेकिन वे लोग क्या थे ये उन्हें पता नहीं चल पाया। हरमायनी अपनी बात अधूरी छोड़कर अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी। लेकिन तस्वीर खाली थी। मोटी औरत किसी से मिलने चली गई थी और हरमायनी गरुड़द्वार टॉवर के बाहर ही खड़ी रह गई। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में पूछा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें क्या पता क्या करो। हमें तो जाना है, हमें देर हो रही है। रॉन ने कहा। वे लोग अभी गलियारे के छोर तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि हरमायनी भी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तो तुम्हें क्या लगता है रॉन? मैं यहाँ पर बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेता है तो मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरी बात का समर्थन कर सकते हो। भाई वाकई तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी होगी, रॉन ने जोर से कहा। हैरी ने तेजी से कहा, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूं सूं करके सांस ले रहा है। रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, ये मिसेस नॉरिस है क्या? लेकिन वहां मिसेस नॉरिस नहीं थी। ये तो नेविल था, जो फर्श पर गुड़ी मुड़ी लेटा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे वो अचानक जाग गया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं अंदर जाकर सो नहीं पाया। थोड़ा धीमी बोलो नेविल। पासवर्ड है पिग स्नाउट। लेकिन हाल फिलहाल ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि मोटी औरत यानी फैट लेडी कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है नेविल? हैरी ने पूछा। अच्छा है, मैडम पॉम्फ्री ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा, अब देखो नेविल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रुकना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए ना, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विरल का बताया भूतों का श्राप सीखकर तुम्हारे ऊपर उसका उपयोग ना कर दूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को ये बताने के लिए कि भूतों के श्राप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। लेकिन हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। वे लोग गलियारे में आगे बढ़े, जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की वजह से रोशनी थी। हर मोड़ पर हैरी फिल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी निकली। वो तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंच गए। मेलफॉय और क्रैब अब तक वहां नहीं आए थे। चांदनी जहां पड़ रही थी वहां क्रिस्टल की ट्रॉफियां चमक रही थीं। कप, शील्ड, प्लेटें और मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बिखेर रहे थे। वो दीवारों से सटते हुए आगे बढ़े। उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थीं। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली, क्योंकि उसे डर था कि मेलफॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और तुरंत लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट ऐसे ही गुजर गए। रॉन फुसफुसाया, उसे देर हो गई है, शायद वो डर गया होगा। तभी अगले कमरे में हो रही एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई, और ये मेलफॉय की आवाज नहीं थी। जरा चारों तरफ सूंघो तो सही मेरी रानी, वे लोग किसी कोने में छुपे होंगे। ये फिल्च की आवाज थी, जो मिसेस नॉरिस से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ गया और उसने हड़बड़ाकर बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा किया। वे लोग फिल्च की आवाज के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर निकला ही था कि तभी उन्हें फिल्च के ट्रॉफी रूम के अंदर घुसने की आवाज सुनाई दी। वे यहीं कहीं पर हैं, शायद छुपे हुए हैं, उन्होंने उसे बुदबुदाते सुना। इस रास्ते से निकलो, हैरी ने अपने साथियों से कहा।
आतंकित होकर वो एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे, जो कवचों से भरा हुआ था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फिल्च करीब आता जा रहा था। नेविल अचानक डरकर चीखा और दौड़ पड़ा और फिर फिसल गया। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाजें पूरे महल को जगाने के लिए काफी थीं। हैरी चिल्लाया, भागो! और फिर वो चारों गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च पीछे आ रहा था या नहीं। दरवाजे की चौखट से मुड़कर वे एक के बाद एक दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, परंतु उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर थे या कहाँ जा रहे थे। वे एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। वो इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़ते रहे। इस रास्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास निकले और वो जानते थे कि ये जगह ट्रॉफी रूम से मीलों दूर थी। लगता है हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टिककर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया। वो घरघराहट के साथ सांसें ले रहा था और फुफकारने जैसी आवाजें निकाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था, पहले ही कहा था, हरमायनी ने हाँफते हुए कहा। हमें गरुड़द्वार टॉवर की तरफ लौट जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी, रॉन ने कहा। मेलफॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है हैरी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमसे लड़ने का उसका इरादा कभी था ही नहीं। फिल्च को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला था। जरूर मेलफॉय ने ही उसे बताया होगा, हरमायनी ने कहा। हैरी को लगा कि शायद हरमायनी सही कह रही थी, लेकिन वो उसके सामने इस बात को मानने को तैयार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। वो अभी 10-12 कदम ही चले होंगे कि एक दरवाजे का हैंडल घूमा और उनके सामने वाले क्लासरूम से कोई चीज तेजी से उड़ती हुई बाहर आई। ये पीव्स था। उसने उन्हें देखा और खुशी के मारे एक किलकारी भरी। पीव्स, प्लीज चुप रहो, तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पीव्स जोर से खिलखिलाया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों, बदमाशी करते हो और पकड़े जाने से डरते हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। प्लीज पीव्स, मुझे फिल्च को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। हम तो जानते ही हो, ये तुम्हारे भले के लिए है। पीव्स ने किसी संत जैसी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक साफ दिखाई दे रही थी। हमारे रास्ते से हट जाओ पीव्स, रॉन ने कहा और पीव्स को झपट कर मारने की कोशिश की। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। पीव्स गला फाड़कर चिल्लाया, विद्यार्थी बिस्तर से बाहर हैं, विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक, जहां वो एक दरवाजे से धाड़ से टकराए। उस दरवाजे का ताला बंद था। रॉन ने कराहते हुए कहा, अब तो फंस गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब तो हम गए काम से, हमारा खेल खत्म हो गया। उन्हें पीछे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिल्च पीव्स की चीखों की तरफ जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता हुआ आ रहा था। हरमायनी गुर्राई, चलो एक तरफ हटो। उसने हैरी की छड़ी छीनी, दरवाजे को ठोंका और फिर धीरे से बोली, अलो हमोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वे लोग एक साथ फुर्ती से अंदर घुसे, तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और फिर उस पर कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने लगे। फिल्च कह रहा था, वे लोग किस तरफ गए हैं पीव्स, जल्दी बताओ। पहले प्लीज कहो। परेशान मत करो पीव्स, बताओ वो लोग किधर गए हैं। जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, पीव्स ने अपनी चिढ़ाने वाली गुनगुनाती हुई आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, प्लीज। कुछ नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो मैंने अब कह दिया, कुछ नहीं। और फिर उन्होंने पीव्स के गायब होने और गुस्से में फिल्च के गालियां देने की आवाजें सुनी। हैरी फुसफुसाया, वो सोच रहा होगा इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। अरे क्या है नेविल, हटो भी। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा और उसने साफ साफ देखा कि क्या था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो।
अब तक जितना कुछ हुआ था, उसके बाद ये तो बहुत बड़ी बात थी। वे लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा कि वो सोच रहे थे। वे एक गलियारे में थे। तीसरी मंजिल का वो गलियारा जहां जाना मना था। और अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ आना क्यों मना था। वो एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे सीधे देख रहे थे। एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके 3 सिर थे, 3 जोड़ी बाहर को निकलती पगलाई हुई आंखें थीं, 3 नाकें जो उनकी दिशा में सिकुड़ और हिल रही थीं, 3 लार टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लार लसीली रस्सियों में लटक रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी 6 आंखें उनको घूर रही थीं। हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक यहाँ आ जाने से वो कुत्ता हैरान रह गया था। लेकिन अब वो उस हैरानी से धीरे धीरे उबर रहा था। उसके भयंकर गुर्राने का मतलब समझने में किसी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च और मौत के बीच में से अगर चुनना हो तो निश्चित तौर पर वो फिल्च को ही चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वो अपनी जान हथेली पर रखकर भाग लिए। लगभग उड़ते हुए गलियारे से बाहर भाग लिए। निश्चित रूप से फिल्च उन लोगों को ढूंढने के लिए कहीं और चला गया था, क्योंकि अब वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब उन्हें उसकी परवाह भी नहीं थी। वो तो बस इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर पहुंच सकें पहुंच जाएं। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वो 7वीं मंजिल पर फैट लेडी की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। फैट लेडी ने पूछा, तुम लोग कहाँ थे? उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउनों और उनके लाल और पसीना पसीना हो रहे चेहरों को वो हैरानी से देख रही थी। उसकी चिंता मत करो, पिग्स नाउट, पिग्स नाउट, हैरी ने हाँफते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई। वे लोग हॉल में घुसे और कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। नेविल तो असल में ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी नहीं बोलेगा। अंत में रॉन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस तरह का भयानक जानवर स्कूल में रखा क्यों हुआ है? अगर दुनिया में किसी कुत्ते को एक्सरसाइज करने की जरूरत है तो वो इसी कुत्ते को है। हरमाइनी की सांसें एक बार फिर से सामान्य हो गई थीं और एक बार फिर से वो पहले जैसी ही चिड़चिड़ी हो गई थी। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस चीज पर खड़ा हुआ था? फर्श पर ही होगा। मैं उसके पैर नहीं देख रहा था। मैं तो उसके सिर देखने में बिजी था, हैरी ने कहा। नहीं हैरी, फर्श पर नहीं। वो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। इतना कहकर हरमाइनी खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरा। मुझे उम्मीद है अब तो तुम लोगों को खुशी मिल गई होगी ना? हम लोग मर सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। और अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ। रोहन मुंह फाड़कर उसे पीछे से घूरता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। इसकी बातें सुनकर कोई ऐसा सोचेगा कि हम इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना हैरी? लेकिन हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए एक टॉपिक दे दिया था। और जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वो यही सोच रहा था कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने क्या कहा था, अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हो तो ग्रिनगॉट्स दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। और अब ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को ये पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया वो छोटा सा गंदा पैकेट कहाँ पर था। अध्याय 10, हेलोवीन। मेलफॉय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वो थके हुए थे लेकिन पूरी तरह से खुश दिख रहे थे। वास्तव में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि 3 सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत ही अच्छा रोमांचक अभियान था और वो इसी तरह का एक आध और रोमांचक काम करने के लिए उत्सुक थे। इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया जिसे शायद ग्रिनगॉट्स से निकालकर हॉगवर्ट्स में रखा गया था। वे काफी समय तक सोचते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत थी। रॉन ने कहा, वो या तो सचमुच कीमती चीज होगी या फिर खतरनाक, या दोनों ही, हैरी ने कहा। लेकिन वो विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि वो रहस्यमय वस्तु
लगभग 2 इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई और सुराग ना मिल जाए तब तक वो इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं थे। ना तो नेविल ने और ना ही हरमायनी ने इस बात में जरा भी रुचि दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छिपा हो सकता था। नेविल तो सिर्फ इतना जानता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमायनी ने अब हैरी और रॉन से बोलना बंद कर दिया था, लेकिन चूंकि वो मैं सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी, इसलिए उन्हें इसमें भी अपना फायदा नजर आया। वो अब सिर्फ इतना चाहते थे कि मेलफॉय से किसी तरह बदला ले सकें, और उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब 1 सप्ताह बाद ही एक ऐसी चीज डाक से आ गई। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पर गया जिसे 6 बड़े-बड़े घुग्गू उठाकर ला रहे थे। हर एक की तरह हैरी की रुचि भी ये देखने में थी कि इस इतने बड़े पैकेट में आखिर क्या था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब घुग्गू नीचे आए और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया। पैकेट के गिरने से उसका नाश्ता फर्श पर बिखर गया। घुग्गू अभी उड़कर रास्ते से हटे भी नहीं थे कि तभी एक उल्लू वहां आया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी गिरा दी। ये अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला, क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट को टेबल पर मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात सबको पता चल जाए कि तुम्हें जादुई झाड़ू मिल गई है, वरना उन सबकी इच्छा होने लगेगी। ऑलिवर वुड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा, जहां तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे। प्रोफेसर एम मैकगोनागल। हैरी ने जब ये चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, निम्बस 2000! मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है। वे हॉल से जल्दी चले आए, क्योंकि वे अपनी क्लास से पहले अकेले में जादुई झाड़ू को खोलकर देखना चाहते थे। अभी वो प्रवेश हॉल से आधी दूरी पर ही पहुंच पाए थे कि तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रैब और गॉयल रास्ता रोककर खड़े थे। मेलफॉय ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उसे उंगलियों से टटोला। ये तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा, और उसे हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईर्ष्या और नफरत के मिले जुले भाव थे। इस बार तो तुमने हद पार कर दी है पॉटर। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जादुई झाड़ू रखना मना है। रॉन अपने आप को अब रोक नहीं पाया। ये कोई पुरानी जादुई झाड़ू नहीं है, ये निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था मेलफॉय, कि तुम्हारे घर में कौन सी जादुई झाड़ू है? कॉमेट 260। कॉमेट में तड़क भड़क तो होती है, लेकिन वो निम्बस जितनी अच्छी नहीं होती। इस बारे में तुम क्या जानो वीजली? तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। मेलफॉय ने पलटवार किया। इससे पहले कि रॉन जवाब दे, प्रोफेसर फ्लिटविक मेलफॉय की कोहनी के पास खड़े नजर आए। झगड़ तो नहीं रहे हो बच्चों? उन्होंने पूछा। मेलफॉय ने जल्दी से कहा, प्रोफेसर, पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है। हाँ हाँ, तो ठीक तो है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था पॉटर। और कौन सा मॉडल है ये? प्रोफेसर फ्लिटविक ने मुस्कुराकर हैरी से पूछा। हैरी ने बताया, निम्बस 2000 सर। मेलफॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखकर हैरी से अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। उसने आगे कहा, और सच कहा जाए प्रोफेसर, तो मुझे मेलफॉय को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये मिली है। फिर हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। मेलफॉय के गुस्से और उलझन को देखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, ये सच ही तो है। अगर उसने नेविल का भूलना जाना चुराया ना होता तो मैं टीम में थोड़े ही होता। तो तुम्हें ये लगता है कि नियम तोड़ने का इनाम मिला है तुम्हें? उनके ठीक पीछे से ये गुस्से भरी आवाज आई। हरमायनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चिढ़कर देख रही थी। मुझे तो लगा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी, हैरी ने कहा। रॉन ने भी अपना तीर छोड़ा। हाँ, और ऐसा करना अब बंद मत कीजिए प्लीज, इससे हमारा बहुत भला हो रहा है। हरमायनी हवा में अपनी नाक तान कर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस दिन हैरी का मन क्लास में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपने कमरे में ही भटक रहा था, जहां उसकी नई जादुई झाड़ू उसके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। और उसका मन क्विडिच की पिच की तरफ भी भटक रहा था, जहां वो उस रात क्विडिच सीखने जाने वाला था।
उसने शाम को फटाफट खाना खाया और उसे ये भी पता नहीं था कि वो क्या खा रहा था। फिर वो रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया ताकि आखिरकार अपनी निम्बस 2000 को खोलकर देख सके। जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुलकर बाहर आई तो रॉन के मुंह से आह निकल गई। वाह, इतनी शानदार! हैरी जादुई झाड़ुओं के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उसे भी ये झाड़ू काफी बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू जिस पर महोगनी का हैंडल लगा था, साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था निम्बस 2000। जब 7 बजे का समय पास आया तो हैरी महल से निकला और धुंधलके में क्विडिच पिच की तरफ चल दिया। वो इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं आया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टैंड्स में उठी हुई थीं ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहें जहां से वे देख सकें कि क्या हो रहा था। पिच के दोनों सिरों पर 3 सुनहरे खंभे थे जिनके कोने में रिंग लगे थे। उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की वो छोटी छड़ियां याद आ गईं जिनसे बच्चे बुलबुले निकालते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये खंभे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उससे वुड का इंतजार करते नहीं बना। वो अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ा और उसने जमीन पर पैर मारे। क्या एहसास था ये! वो गोल पोस्ट से अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता रहा। निम्बस 2000 उसके हल्के से हल्के इशारे पर भी आराम से मुड़ जाती थी। अरे पॉटर, नीचे उतरो! ऑलिवर वुड वहां आ चुका था। उसकी बाह के नीचे लकड़ी का एक बड़ा बक्सा दबा था। हैरी उसके पास जमीन पर उतर गया। बहुत बढ़िया पॉटर! मैं समझ सकता हूँ मैगोनागल का क्या मतलब था। तुम में वाकई पैदाइशी प्रतिभा है। मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम सिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें हफ्ते में 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। फिर वुड ने बक्सा खोला। उसके अंदर 4 अलग-अलग आकार की गेंदें थीं। देखो हैरी, क्विडिच को समझना बहुत ही आसान है, हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से 3 को धावक कहा जाता है। 3 धावक, हैरी ने दोहराया जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली। इस गेंद को तूफान कहते हैं हैरी। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दें। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार 10 पॉइंट मिलते हैं। समझ गए? हैरी ने दोहराया। धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं। तो ये एक तरह से बास्केटबॉल है, जो जादुई झाड़ू पर सवार होकर 6 रिंग्स के साथ खेला जाता है ना वुड? बास्केटबॉल? ये बास्केटबॉल क्या होता है? वुड ने उत्सुकता से पूछा। अरे कुछ नहीं, छोड़ो, हैरी ने जल्दी से कहा। वुड ने आगे बताना शुरू किया। अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है जिसे रक्षक कहते हैं। गरुड़ द्वार का रक्षक मैं हूँ। मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। 3 धावक, एक रक्षक, और वे तूफान के साथ खेलते हैं। इतना तो मैं समझ गया वुड। तो बाकी गेंदें किस लिए हैं? उसने बक्से में रखी बाकी 3 गेंदों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अभी बताता हूँ, जरा इसे पकड़ो। वुड ने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ कुछ बेसबॉल के बैट की तरह था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं। इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी 2 गेंदें दिखाईं जो पूरी तरह से काली थीं और लाल वाली तूफान गेंद से थोड़ी छोटी थीं। हैरी ने देखा कि वो उन रस्सियों से बाहर आने के लिए छटपटा रही थीं जिनकी वजह से वो बक्से के अंदर बंद थीं। वुड ने हैरी को चेतावनी देते हुए कहा, पीछे हट जाओ। फिर वो झुका और उसने एक पहलवान की रस्सी खोल दी। काली गेंद तत्काल हवा में ऊपर उड़ी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ नीचे झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उसे बल्ले से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती चली गई। वो उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्री की तरह कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी, जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसने जमीन पर उसे गिराकर पकड़ लिया। फिर हाँफते हुए वुड ने कहा, देखा, पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टीम में 2 मारक होते हैं। दोनों वीजली भाई हमारे मारक हैं। ये उनका काम है कि वो पहलवानों से टीम को बचाएं और उनके ऊपर वार करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेज दें। तो मुझे लगता है अब तुम सब समझ गए होंगे हैरी। उस काले पहलवान को वापस बक्से में बंद करते हुए वुड ने कहा। हाँ, 3 धावक तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं।
एक रक्षक गोल की रक्षा करता है और दो मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं। मैं समझ गया। बहुत अच्छे हैरी। वैसे वुड, क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से भी मारा है? ये सवाल पूछते वक्त हैरी पूरी कोशिश कर रहा था कि वुड को उसके इस सवाल में उसके डर की छाया दिखाई न दे जाए। हॉगवर्ट्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ हैरी। यहाँ पर दो एक के जबड़े टूटे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। चलो अब आगे बताता हूँ। टीम का आखिरी मेंबर होता है खोजी, यानी कि तुम। और तुम्हें तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि वो मेरा सिर ना फोड़ डालें वुड। अरे चिंता मत करो हैरी, दोनों वीजली भाई पहलवानों से निपटने के लिए काफी हैं। मेरा मतलब, वो खुद पहलवानों से कम नहीं है। फिर वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी और आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में ये गेंद बहुत छोटी थी। बड़े अखरोट के आकार की ये गेंद चमकदार सुनहरी थी और इसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे पंख लगे थे। वुड ने बताया, ये है सुनहरी गेंद, जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद होती है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतनी तेज है कि आसानी से दिखाई ही नहीं देती। और खोजी का काम है इस सुनहरी गेंद को पकड़ना। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है, इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले। क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है, वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है। इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसीलिए खोजियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिच का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद को पकड़ लिया जाए, और ये मैच बरसों तक चल सकता है। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े थे, ताकि खिलाड़ी थोड़ी देर के लिए सो सकें। तो अब तुम समझ गए होंगे, ऐसा होता है क्विडिच। कोई सवाल? हैरी ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया था कि उसे क्या करना था। समस्या बस उसे करने में थी। वुड ने गेंद को सावधानी से बक्से में बंद करते हुए कहा, इस वक्त हम सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अंधेरा हो गया है, ये गुम हो सकती है। इसकी बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों का बैग निकाला और कुछ मिनट बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड जितनी तेजी से गोल्फ बॉल फेंक सकता था, हर दिशा में फेंक रहा था, ताकि हैरी उनको पकड़ सके। हैरी ने हर एक गेंद को पकड़ लिया और ये सब देखकर वुड बहुत ही खुश था। आधे घंटे बाद एकदम रात हो गई और उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ा। जब वो महल की तरफ लौट रहे थे, तो वुड खुशी से चहक रहा था। इस साल क्विडिच कप पर हमारा नाम लिखा होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से भी अच्छे खिलाड़ी निकलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है हैरी, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगन्स के पीछे नहीं गया होता, तो वो इंग्लैंड के लिए भी खेल सकता था। भाग 2। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता था, और होमवर्क तो रोज ही करना पड़ता था। और शायद इसीलिए कि वो इतना बिजी रहता था, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसे हॉगवर्ट्स आए 2 महीने हो चुके थे। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था। महल अब उसे अपने घर की तरह लगने लगा था, जबकि प्रिवेट ड्राइव में उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। उसकी क्लासें भी अब पहले से अधिक दिलचस्प हो गई थीं, क्योंकि अब वो बेसिक बातें सीख चुका था। जब वे लोग हैलोवीन के दिन सुबह उठे, तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध गलियारों में तैर रही थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने सम्मोहन की क्लास में ये कहा कि उनके विचार से अब वे चीजों को उड़ा सकते थे। ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे, जब फ्लिटविक ने उनके सामने नेविल के मेंढक को पूरी क्लास में उड़ाकर दिखाया था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में उनकी जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर सीमस फेनिगन था, जो राहत की बात थी, क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ा। ये बताना मुश्किल था, इस वजह से रॉन ज्यादा गुस्सा था या हरमाइनी। जिस दिन हैरी की जादुई झाड़ू आई थी, उस दिन के बाद से हरमाइनी ने उन दोनों से बात नहीं की थी। प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपनी चिंचियाती आवाज में कहा, आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं, उसे भूलना मत। हमेशा की तरह वो आज भी अपनी किताबों के ढेर पर बैठे हुए थे। पहले घुमाना और झटकना, याद रहेगा ना? घुमाना और झटकना। और जादुई शब्दों को सही तरह से बोलना भी महत्वपूर्ण है।
कैफियो नाम के जादूगर को कभी मत भूलना, जिसने एफ के बजाय एस कह दिया था, और नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका, लेकिन जिस पंख को वे हवा में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो टेबल पर ही पड़ा रहा। सीमस इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और उस पर आग लगा दी। हैरी को अपने हैट से ये आग बुझानी पड़ी। अगली टेबल पर रॉन की किस्मत भी बेहतर नहीं थी। विंगार्डियम लेवियोसा, वो चिल्लाया। वो अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत तरह से बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमायनी रॉन को झड़क रही थी। ये विंगार्डियम लेवियोसा नहीं है, ये विंगार्डियम लेवियोसा है। अपने गार को थोड़ा अच्छा और लंबा करके बोलो। अगर तुम में इतनी अक्ल है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती? रॉन गुर्राया। हरमायनी ने अपने गाउन की बाहें चढ़ाईं, छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उनका पंख टेबल पर से उठा और उनके सिर से 4 फुट ऊपर हवा में झूलने लगा। प्रोफेसर फ्लिटविक ने ताली बजाते हुए कहा, आहा, बहुत बढ़िया। सब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर दिखाया है। क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बुरे मूड में आ गया था। जब वे भीड़ भरे गलियारे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो रॉन ने हैरी से कहा, इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर पाता। सच पूछो तो ये लड़की किसी बुरे सपने की तरह है। तभी किसी ने पास से गुजरते समय हैरी को धक्का दिया। ये हरमायनी थी। हैरी को उसके चेहरे की एक झलक दिखी और ये देखकर वो हैरान हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। रॉन, मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली है। तो सुन ली तो क्या हुआ? उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। रॉन ने ये बात कही तो जरूर, लेकिन वो भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। हरमायनी अगली क्लास में नहीं आई और पूरी दोपहर कहीं दिखाई नहीं दी। जब हैलोवीन की पार्टी के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, तो पार्वती पाटिल और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती लेवेंडर को बता रही थी कि हरमायनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन ये सुनकर अब और भी परेशान हो गया। लेकिन एक पल बाद ही वे बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां हैलोवीन की सजावट देखकर वे हरमायनी को भूल गए। 1000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छत से फड़फड़ाते हुए आए, जबकि 1000 और चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबलों के ऊपर मंडराते रहे, जिसकी वजह से कद्दुओं में रखी मोमबत्तियां हिलने लगीं। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों में सामने आई, सेशन की शुरुआती दावत की ही तरह। हैरी अपनी प्लेट में एक भुना हुआ आलू रख रहा था कि तभी प्रोफेसर क्विरल हॉल में दौड़ते हुए आए। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया जब वो प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पर हाथ टिकाकर हाँफते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है। सोचा आपको बता देना चाहिए। और फिर वो बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। चारों तरफ हंगामा सा मच गया। सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डंबलडोर को अपनी छड़ी से कई बैंगनी पटाखे फोड़ने पड़े। वो गरजे, प्रीफेक्ट्स, अपने अपने हाउस को तत्काल उनके कमरों में ले जाइए। पर्सी तुरंत सक्रिय हो गया। मेरे पीछे पीछे आओ, इकट्ठे रहो फर्स्ट ईयर के बच्चे। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी। रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं प्रीफेक्ट हूँ। हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए रॉन से पूछा, दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है यहाँ? अरे मुझे क्या पता हैरी, वैसे ये काफी मूर्ख होते हैं। शायद पीव्स ने उसे अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया हो। वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते लोगों के कई समूहों के पास से गुजरे। जब वे मेहनत कश के परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे, तो हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया। रॉन, मुझे अभी अभी याद आया। हरमायनी। हरमायनी? उसका क्या? अरे उसे तो दैत्य के बारे में पता ही नहीं है। रॉन ने अपना होठ काट लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन पर्सी से नजरें बचाकर निकलना होगा हमें। नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनतकश बच्चों में मिल गए जो दूसरी दिशा में जा रहे थे। फिर वे एक सूने गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वे अभी मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी उन्हें अपने पीछे तेजी से आ रहे कदमों की आवाज सुनाई दी।
पर्सी है ये, रॉन फुसफुसाया और उसने हैरी को पत्थर के एक बड़े गरुड़ के पीछे खींच लिया। उन्होंने गरुड़ के पीछे से झांक कर देखा कि पीछे आने वाला अक- कि पीछे आने वाला असल में पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था। वो गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों से ओझल हो गया। हैरी बुदबुदाया, ये यहाँ क्या कर रहा है? बाकी टीचरों के साथ तहखाने में क्यों नहीं गया? अरे मुझे क्या पता हैरी, चलो अब। बिना कोई आवाज किए वे स्नेप के ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगले गलियारे में आगे बढ़े। स्नेप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, हैरी ने कहा। लेकिन रॉन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची और उसकी नाक में एक तेज बदबू घुस गई। पुराने मोजों और कभी साफ न होने वाले सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही हों। और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्याकार कदमों के घिसटने की आवाज। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ के गलियारे के छोर पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे छाया में छुप गए। एक दैत्याकार चीज चांद की रोशनी के टुकड़े में उभरी। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। वो दैत्य 12 फुट ऊंचा था। उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह भूरी थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंभे जैसा था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था। उसके छोटे पैर किसी पेड़ के तने की तरह मोटे थे और पंजे सपाट और कांटेदार। उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो एक बड़ा सा लकड़ी का मुदगर पकड़े था जो फर्श पर घिसट रहा था, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका और उसने अंदर झांका। फिर उसने अपने लंबे कान हिलाए, अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर वो झुककर कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं, हैरी बुदबुदाया। हाँ, अच्छा विचार है, रॉन ने कहा। वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे धीमे बढ़े। उनके होंठ सूख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर ना निकल आए। एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। बहुत बढ़िया। अपनी सफलता से खुश होकर वे लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे। लेकिन अभी वे मोड़ तक ही पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसके कारण उनके दिल धक्क से रह गए। एक तेज डरी हुई चीख, और ये चीख उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने अभी अभी ताला लगाया था। ओह शिट, रॉन ने कहा, जो खूनी नवाब की तरह एकदम पीला पड़ गया था। वो लड़कियों का बाथरूम था, हरमायनी वहां पर है, दोनों ने एक साथ कहा। वो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। पलटकर भागते हुए वे फिर से दरवाजे के पास पहुंचे और डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोला और फिर दोनों अंदर की तरफ दौड़े। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टिकी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली थी। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों से लगे वॉश बेसिन्स तोड़ता जा रहा था। हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा, इसका ध्यान हटाओ। और फिर उसने एक टोंटी उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया। वो चारों तरफ ताकता रहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आंखें मिचमिचाते हुए, ताकि देख सके कि आवाज कहाँ से आई थी। उसकी छोटी कुटिल आंखों ने हैरी को देख लिया। पहले वो झिझका, फिर हरमाइनी की बजाय हैरी की तरफ बढ़ा और चलते समय उसने अपना मुदगर ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे ओ, भोंदू कहीं के, रॉन कमरे के दूसरी तरफ से चिल्लाया और उसने दैत्य पर धातु का पाइप फेंक कर मारा। दैत्य को पता भी नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टकराया था, लेकिन उसने चीख की आवाज सुन ली और एक बार फिर वो रुक गया। उसने अपनी बदसूरत नाक इस बार रॉन की तरफ मोड़ दी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया। चलो भागो भागो, हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो अब भी दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाजों और उनकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था। वो एक बार फिर गरजा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा, जो सबसे पास में था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत बहादुरी भरा भी था और बेवकूफी भरा भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ था, लेकिन उसे कुछ तो पता चलता अगर उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी डाल दी जाती। दरअसल हैरी जब उसके ऊपर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी,
जो सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। दर्द के मारे कराहते हुए दैत्य ने अपने मुदगर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल वो उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था या फिर अपने मुदगर से उसका कचूमर बना सकता था। हरमायनी डर के मारे फर्श पर लुढ़क गई। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वो इससे क्या करने वाला था, लेकिन तभी उसने अपने दिमाग में जो पहला मंत्र आया वही बोल दिया, विंगार्डियम लेवियोसा। और अचानक दैत्य के हाथ से मुदगर छूटकर हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उठता गया। फिर वो नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सिर से टकराया। दैत्य अपनी जगह पर खड़े खड़े लहराया और फिर औंधे मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो थरथरा रहा था और हाँफ भी रहा था। रॉन अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था और घूर कर देख रहा था कि उसने ये क्या कारनामा कर दिया था। सबसे पहले हरमायनी बोली, क्या ये मर गया है? मुझे नहीं लगता हरमायनी, मेरे ख्याल से ये सिर्फ बेहोश हुआ है, हैरी ने कहा। वो झुका और उसने दैत्य की नाक से अपनी छड़ी बाहर निकाली, जिसके चारों तरफ गोंद जैसा गंदा सा भूरा पदार्थ लगा हुआ था। आह! दैत्य की नाक का मसाला! छी! उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पोंछ दी। अचानक दरवाजे के खुलने और दौड़ने की आवाजें सुनकर तीनों ने उधर देखा। उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनकी वजह से कितना हल्ला मच रहा था, लेकिन जाहिर था कि नीचे की मंजिल पर किसी ने गिरने की आवाजें और दैत्य की गर्जना सुन ली थी। एक पल बाद ही प्रोफेसर मैकगोनागल तेजी से कमरे में आईं। उनके ठीक पीछे स्नेप था और सबसे पीछे था क्विरल। क्विरल ने दैत्य की एक झलक देखी, एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकाली और तत्काल अपने दिल पर हाथ रखकर एक टॉयलेट पर बैठ गया। स्नेप दैत्य के ऊपर झुका। प्रोफेसर मैकगोनागल रॉन और हैरी को देख रही थीं। हैरी ने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से के कारण उनके होंठ सफेद हो रहे थे। गरुड़ द्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की उम्मीदें हैरी के दिमाग से तत्काल गायब हो गईं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी आवाज में ठंडे आक्रोश के साथ कहा, तुम लोगों ने क्या सोचकर ये किया था? हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए थे? स्नेप ने हैरी पर एक सरसराती पैनी नजर डाली। हैरी फर्श की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था, काश रॉन अपनी छड़ी नीचे झुका ले। फिर छायाओं के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर मैकगोनागल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर? हरमायनी आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने में सफल हो गई थी। वो प्रोफेसर, असल में मैं दैत्य को ढूंढने गई थी, क्योंकि मैंने मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था इसलिए। रॉन के हाथ से छड़ी छूट गई। हरमायनी ग्रेंजर और टीचर से सफेद झूठ बोल रही थी। अगर इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो अब तक मैं मर चुकी होती प्रोफेसर। हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुद्गर से उसे बेहोश कर दिया। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये किसी और को ढूंढते या किसी की मदद लेते। जब ये लोग यहाँ आए तो दैत्य मुझे बस जान से मारने ही वाला था। हैरी और रॉन ने इस तरह दिखने की कोशिश की जैसे ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो इस स्थिति में प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम दैत्य से अकेले ही निपट सकती हो? हरमायनी ने अपना सिर झुका लिया। हैरी के पास शब्द नहीं थे। हरमायनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ पर वही उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए ये नाटक कर रही थी। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे स्नेप अचानक उन्हें मिठाइयाँ बांटने लगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, मिस ग्रेंजर, इसके लिए गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। अगर तुम्हें चोट ना आई हो तो बेहतर होगा कि तुम सीधे गरुड़ द्वार टावर में चली जाओ। विद्यार्थी अपने अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं। हरमायनी चली गई। अब प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी। तो तुम दोनों, मैं अब भी यही कहूंगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो किसी बड़े दैत्य का मुकाबला कर सकते हों। तुम दोनों ने गरुड़ द्वार के लिए 5-5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
अब तुम जा सकते हो। वे दोनों तेजी से कमरे के बाहर हो गए और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वे 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए। दूसरी बातों को छोड़ भी दें तो भी दैत्य की बदबू से दूर आना अपने आप में बहुत बड़ी राहत थी। हमें 10 पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए थे, रॉन ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 5 तो हरमाइनी के कारण कम हो गए। लेकिन उसने ये तो बड़ा अच्छा किया कि हमें मुसीबत से बचा लिया, रॉन ने माना। ख्याल रहे, हमने उसे बचाया था। लेकिन रॉन, अगर हमने दैत्य को उसके साथ ताले में बंद नहीं किया होता तो हमें उसे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हैरी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अब तक वे मोटी औरत की तस्वीर के सामने पहुंच गए थे। पिग स्नाउट, उन्होंने कहा और अंदर घुस गए। हॉल काफी भरा हुआ था और वहां काफी हो हल्ला हो रहा था। हर कोई वो डिशेस खाने में जुटा था जो उनके लिए ऊपर भेजी गई थीं। बहरहाल, दरवाजे के पास हरमायनी अकेली खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक बड़ी अजीब सी खामोशी रही। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना कहा, धन्यवाद, और वे अपनी प्लेटें उठाने के लिए तेजी से चल दिए। और उसी पल से हरमायनी ग्रेंजर उन दोनों की दोस्त बन गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते, और 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना ऐसी ही चीजों में से एक है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अगला भाग।